नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्स-रे। बहुत सारी खबरें हैं ईरान और इज़राइल को लेकर, और जैसा कि बार-बार मैं कहता हूं कि कहीं ये विश्व युद्ध की तरफ तो जाती हुई दिखाई नहीं देती है। लेकिन जब ये खबरें मैं एक से देखता हूं तो बहुत सारी चीज़ें खुल के सामने आती है, जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। बीते शुक्रवार 13 जून को इज़राइल ने ईरान पर परमाणु हथियार बनाने का आरोप लगाते हुए तेहरान पर हवाई हमला कर दिया। कुछ एक को छोड़कर ज्यादातर देशों ने इजराइल की अवैध कार्रवाई की कड़ी निंदा की। इसी बीच दुनिया के 21 अरब और अफ्रीकी देशों ने एक संयुक्त बयान जारी कर ईरान के खिलाफ इजरायली दुश्मनी को समाप्त करने, व्यापक युद्ध विराम और शांति बहाल का आह्वान किया। अरब और अफ्रीका देश मिस्र, सऊदी अरब, कतर, पाकिस्तान, तुर्की, जॉर्डन, बहरीन, लीबिया, यूएई, इराक, चार सहित कई अन्य देशों के विदेश मंत्रियों ने संयुक्त बयान जारी किया। इसमें कहा गया कि शुक्रवार से ईरान पर इजरायली हमलों के खतरनाक ढंग से बढ़ने पर गहरी चिंता की गई है। उन्होंने चेतावनी दी कि ये स्थिति पूरे क्षेत्र को अशांत और अस्थिर कर कमजोर कर रही है। इस मौके पर सभी 21 देशों के मंत्रियों ने अंतर्राष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र चार्टर का उल्लंघन करने के लिए इजराइल की कड़ी शब्दों में निंदा की। साथ ही उन्होंने राज्य की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करने, अच्छे पड़ोसी का भाव बनाए रखने और विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने की जरूरतों पर जोर दिया। दूसरी तरफ ग्रुप ऑफ सेवन यानी G7 के नेताओं के ज्वाइंट स्टेटमेंट में इजराइल के समर्थन का ऐलान कर दिया। G7 के देश से जितने भी देश हैं G7 के, जो अभी कनाडा में चल रही है उनकी मीटिंग, तरफ से जारी सार्वजनिक बयान में इजराइल के आत्मरक्षा के अधिकार का समर्थन किया गया। G7 देशों के तरफ से जारी बयान में कहा गया कि हम G7 के देश मिडल ईस्ट में शांति और स्थिरता को लेकर प्रतिबद्धता जताते हैं। इसके अलावा बयान में आगे ये कहा गया कि हम मानते हैं कि इजराइल के पास आत्मरक्षा का अधिकार है। हम इजराइल की सुरक्षा के लिए अपनी प्रतिबद्धता जताते हैं। ये G7 की बैठक उस वक्त हो रही है जब ईरान और इजराइल के बीच में भयानक युद्ध चल रहा है। इजराइल ने शुक्रवार को ईरान पर हमला शुरू किया था। ईरान ने जवाबी हमला कर रहा है। दुनिया के 7 सबसे बड़े शक्तिशाली देश, जो लोकतांत्रिक भी है और अर्थव्यवस्थाओं में भी बहुत बड़े हैं, कि एक कड़े और स्पष्ट बयान में कहा कि इजराइल की सुरक्षा के साथ मजबूती से हम खड़े हैं, हालांकि ईरान को परमाणु हथियार हासिल नहीं करने देंगे। G7 के संयुक्त बयान में आगे कहा गया कि हम नागरिकों की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं। लेकिन G7 के बयान में सबसे चौंकने वाला हिस्सा ईरान को लेकर है। बयान में कहा गया, ईरान आतंकवाद, क्षेत्रीय अस्थिरता का मुक्त सोर्स है और इस पर बात पूरी तरह से साफ रुख रखने के लिए ईरान के पास कोई भी परमाणु हथियार नहीं होना चाहिए, क्योंकि ईरान आतंकवाद और क्षेत्रीय अस्थिरता लगातार यहाँ करवाते रहता है। इस क्षेत्र में यदि उनके पास परमाणु हथियार हो जाए तो ये बहुत बड़ा घातक होगा। हम ईरान को लेकर ऐसा प्रस्ताव चाहते हैं जिसमें युद्ध का विस्तार ना हो और गाजा के साथ पूरे मिडिल ईस्ट में युद्ध विराम हो। अब G7 जब इजराइल के साथ खड़ा हो गया और इजरायली हमले के बाद ईरान ने इजराइल पर सैकड़ों बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलें दागी, जिनमें से कुछ मिसाइलें इजराइल की रक्षा प्रणाली, जो हम आयरन डोम कहते हैं, उसके भेदते हुए सैन्य और नागरिक ठिकानों पर गिरी। जवाब में इजराइल ने ईरान के अंदर कई सैन्य रिसर्च फैसिलिटीज को निशाना बनाया, जिससे पूरे पश्चिम एशिया में एक नई भू राजनीतिक उलट पुलट पैदा हुई है। ऐसे में G7 का एक संयुक्त बयान न सिर्फ इजराइल का खुला समर्थन देता है, बल्कि ईरान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घेरने की कूटनीति की तैयारी देता है। इसके अलावा G7 के बयान से इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू की आक्रामकता को और ज्यादा मजबूती मिलती है, जो अब ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला खोमेनी के हत्या की बात कर रहे हैं।
G7 की इस बयान से यह भी संकेत मिलता है कि पश्चिम के देश ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर काफी ज्यादा सख्त है। अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन पहले ही ईरान को चेतावनी दे चुके हैं। यदि उसने परमाणु हथियार विकसित करने की दिशा में कदम बढ़ाया तो फिर उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। यह स्थिति भारत के लिए चिंताजनक है, क्योंकि भारत ईरान और इजरायल दोनों के साथ मजबूत रणनीतिक और आर्थिक संबंध रखता है। भारत के लिए एक कठिन डिप्लोमेटिक हालत है। इजराइल भारत के डिफेंस सेक्टर की ताकत को लगातार बढ़ा रहा है, जबकि ईरान भारत को पाकिस्तान को दरकिनार करते हुए सेंट्रल एशिया के साथ कारोबार के लिए रास्ता देता है। ऐसे में भारत को भी अपना रणनीतिक स्थिति को सावधानी से तय करना होगा, नहीं तो दिल्ली के पश्चिम साझेदारी या इजराइल नाराज हो, ना ही ईरान के लिए उसकी पारंपरिक संबंध कमजोर हो। अब ये कसरत जो है वो कैसे की जा सकती है? उधर पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री है और जो लगातार खबरें पाकिस्तान से आ रही है, पाकिस्तान भले ही अब कह रहा है कि परमाणु बम या परमाणु की जो फैसिलिटी है हम ईरान को नहीं देने जा रहे हैं, लेकिन ईरान से लगातार जो खबरें आ रही है वो ये है कि यदि ये युद्ध परमाणु युद्ध की तरफ बढ़ा तो फिर पाकिस्तान ईरान की मदद करने पहुंचेगा। ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशन गार्ड के जनरल मोहसिन रेजाई ने इजराइल के साथ चल रही लड़ाई के बीच पाकिस्तान को लेकर एक सनसनीखेज दावा किया और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने ईरान को ऑफर दिया है, अगर इजराइल के देश सिया देश पर परमाणु से लैस मिसाइल दागी तो इस्लामाबाद भी न्यूक्लियर वेपन से जवाबी हमला करेगा। ईरान के इस बयान के बाद पाकिस्तान ने इसे पल्ला तो झाड़ दिया, लेकिन जो बैकरूम डिप्लोमेसी है उसके तहत वो ईरान के साथ पूर्ण रूप से खड़ा है। जो खबरें छन के आ रही है उसके अनुसार पाकिस्तान ईरान को शाहीन 3 एक मिसाइल है जो डेवलप किया है पाकिस्तान ने, देना चाहता है, जो मध्यम दूरी तक मार कर सकती है। यह मिसाइल इजराइल तक परमाणु हमला करने में सक्षम है। कुछ जो न्यूज चैनल जो लगातार युद्ध की रिपोर्टिंग कर रहे हैं, विदेशी न्यूज चैनल, उनके अनुसार खुफिया सूत्रों का कहना है कि पाकिस्तान शाहीन 3 मिसाइल ईरान को देना चाहता है। इस मिसाइल का रेंज 2750 किलोमीटर तक है। यह परमाणु वॉरहेड्स साथ में लेके जा सकता है, मतलब एक परमाणु मिसाइल हो सकती है। पाकिस्तान का दावा है कि यह भारत के किसी भी हिस्से को निशाना बनाने में सक्षम है। वहीं पाकिस्तानी सेना के एक्सपर्ट का कहना है शाहीन 3 मिसाइल अगर इजराइल के खिलाफ दागी जाए तो वो मात्र 12 मिनट में तेल अवीव को ध्वस्त कर सकती है। इजराइल की एयर डिफेंस सिस्टम भी इसको रोकने में नाकाम होगी। इसके पहले ईरान के जनरल रेजाई ने अपने सरकारी टीवी को साक्षात्कार में ये कहा कि यदि हम पे, क्योंकि हमारे पास परमाणु अभी हथियार नहीं है, लेकिन यदि इजराइल ने परमाणु ताकत का उपयोग किया तो हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान हमें तेहरान के खिलाफ उठाए हुए हर कदम का हिसाब पाकिस्तान लेगा, क्योंकि पाकिस्तान यानी इस्लामाबाद के पास अभी परमाणु ताकत है। क्या सारे मुस्लिम देश ईरान और इजराइल के युद्ध में एक होने जा रहे हैं? ये भी एक कहीं ना कहीं बीच में चीजें दिखाई देती हैं। पाकिस्तान के पीएम जो शरीफ साहब है, उन्होंने ईरान के राष्ट्रपति के साथ फोन पे इजराइल के खिलाफ साथ देने का ऑफर दिया है। साथ ही ईरान के आत्मरक्षा के अधिकार को सपोर्ट किया है। पाकिस्तान ने इस्लामिक देशों के समूह ओआईसी की बैठक को बुलाया ताकि मुस्लिम देशों को इजराइल के खिलाफ एकजुट कर पाएं। पाकिस्तान ने दुनिया भर के देशों से इजराइल के साथ रिश्ते खत्म करने का आह्वान किया। पाकिस्तान ने ऐसा करके मुस्लिम देशों को एक लीडरशिप देने का प्रयास किया। हालांकि ईरान और पाकिस्तान के बीच 959 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा है जो अशांत है।
बलूचिस्तान वाला इलाका उससे जुड़ता है। पाकिस्तान चाहता है कि यदि इजराइल और ईरान के युद्ध में वो ईरान को भरपूर मदद देगा, तो फिर आने वाले समय में जब शांति स्थापित होगी, उस समय में बलूचिस्तान के तमाम विद्रोही, बलूच विद्रोही, जिसे हम भारत के लोग आज़ादी के सिपाही कहते हैं, जो बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग करना चाहते हैं, वो अपनी संप्रभुता करना चाहते हैं, क्योंकि बलूच पे वहाँ पे भयानक अत्याचार होते हैं, जो मानव अधिकारों का कई गुना ज़्यादा वहाँ उल्लंघन है। तो उनको ये लगता है कि कहीं ना कहीं ईरान उनकी मदद बलूच आतंकियों को खत्म करने में करेगा। पाकिस्तान का आरोप है बलूचों को भारत ईरान के रास्ते मदद देता है। भारत ने चबाहार पोर्ट को लिया है, जिससे पाकिस्तान बहुत परेशान है। पाकिस्तान ईरान के रास्ते भारत पर दबाव बनाना चाहता है और ऊर्जा स्रोत को सुरक्षित करना चाहता है। ईरान पहला ऐसा देश है जिसने पाकिस्तान को मान्यता दी थी। पाकिस्तान, ईरान, इजराइल, इस्लामिक देश, साथ में चीन, रशिया और इसमें सबसे अहम नॉर्थ कोरिया। जब वर्तमान सुप्रीम लीडर जो है ईरान के, ये जब अयतुल्ला खोमेनी के समय वहाँ के राष्ट्रपति हुआ करते थे, तो उन्होंने नॉर्थ कोरिया विजिट किया, उनका बड़ा स्वागत हुआ और ईरान और नॉर्थ कोरिया के बीच में कई संधियां हुई। अयतुल्ला खोमेनी के जाने के बाद राष्ट्रपति अब सुप्रीम लीडर बन गए हैं। जब से सुप्रीम लीडर बन गए, तब से वो ईरान के बाहर नहीं गए। लेकिन नॉर्थ कोरिया और ईरान की दोस्ती बहुत पुरानी है, इसलिए नॉर्थ कोरिया लगातार ये वार्निंग दे रहा है कि यदि अमेरिका इजराइल और ईरान के युद्ध में प्रवेश करता है, तो नॉर्थ कोरिया को अमेरिका का मुकाबला करने के लिए मजबूरी में उतारना पड़ेगा। जब मैंने कहा था स्टार्टिंग में कि एक दो खबरें हैं जो इजराइल और ईरान को लेके है, खासकर युद्ध को लेके, वो खबरें जब मैं देखता हूँ एक्सरे से, तो फिर मुझे पाकिस्तान एक नया नेतृत्व लेते हुए दिखाई देता है, ईरान के पक्ष में पूरे मुस्लिम समाज को इकट्ठा करते हुए दिखाई देता है। नॉर्थ कोरिया, रशिया, चीन, ये तमाम देश ईरान के साथ खड़े होते दिखाई देते हैं। दूसरी तरफ G7 ने पहले ही ऐलान कर दिया कि वो ईरान के साथ है। यूरोप ईरान के साथ दिखाई देता है। हम कहाँ हैं? एक से देखता हूँ, कहीं दिखाई नहीं देते। आज इतना ही, कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा द न्यूज़ लॉन्चर।